नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं जनता पूछती है कार्यक्रम। जनता पूछती है कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि छात्र नेता भी रहे हैं DCSE PG कॉलेज मऊ के, और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जिलों से लेकर के और ऊंचाइयों तक ले जाने वाले युवा नेता संतोष सिंह जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे बातचीत का जो मुद्दा होगा, घोसी लोकसभा होगा, और फिर हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में भी, जहां आज अखिलेश यादव आए थे। दोनों परिवार के लोगों से मिलने के लिए गए। सबसे पहले वो दुबे परिवार से मिलने के लिए गए, लेकिन वहां श्रद्धा सुमन समर्पित किया, श्रद्धांजलि दिया। देवेश दुबे, जिनके परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई, वो वहां नहीं पहुंच पाए। बाद में प्रेम प्रकाश यादव के घर भी गए, उनको भी जो है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। घोसी लोकसभा सीट पे आज पूरे देश के लोगों की निगाह लगी हुई है। निगाह इसलिए भी लगी हुई है कि घोसी लोकसभा सीट पे अमित शाह का विशेष नजर है। 2 नेता दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर बीते विधानसभा के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन सपा से तोड़ा और भाजपा के साथ फिर गठबंधन कर लिया, और दारा सिंह ने जो है रिजाइन दिया। घोसी विधानसभा का चुनाव लड़ा, इंडिया और एनडीए की चुनाव हुआ, दारा सिंह चुनाव हार गए। दारा सिंह के चुनाव हारने के बाद सबकी निगाह जो है उत्तर प्रदेश के 70 घोसी लोकसभा की सीट पे लगा हुआ है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी या इसको गठबंधन में भेज देगी? पहला सवाल मेरा ये है आपसे। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में घोसी, देश के होने वाले लोकसभा के चुनाव में घोसी लोकसभा पर हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की विशेष निगाह बनी हुई है, तो सबसे पहले आपकी इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि अमित शाह जी पूरे भारत के गृह मंत्री और उनकी निगाह और उनका दिलो दिमाग भारत के 543 लोकसभा सीटों पर है। हमारा लक्ष्य है 350 पार। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में 350 से ऊपर सीटें जीतने का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है। जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम जा रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य है 350 से ऊपर सीटें जीतना है। तो केवल घोसी लोकसभा की बात करना मैं बेमानी समझता हूं। नहीं, बेमानी नहीं है। हम मान रहे हैं, माननीय गृह मंत्री का सभी सीटों पर जो है नजर है, लेकिन जिस तरह से एक निर्वाचित विधायक का इस्तीफा दिला करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके उपचुनाव कराना, चुनाव लड़ाना, सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं इसके पूर्व में भी अगर देखा जाए तो दारा सिंह चौहान को अमित शाह भाजपा में शामिल कराए थे और उनको जो है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में उनको वन मंत्री भी बनाए थे। सब कुछ किया था और सिर्फ अमित शाह ने भी किया था, और इस बार भी यही चर्चा थी कि इस्तीफा वो अमित शाह के कहने पर दिए। देखिए, ये केवल आम चर्चा है। मान लीजिए कि मैं विधायक हूं, तो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के प्रति मैं जवाबदेह रहूं। दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने विधायक बनाया था। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी से वो विधायक बने। अब वो त्याग पत्र दे करके समाजवादी पार्टी से अपने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वह इनका मुद्दा है, वो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं। लेकिन भारतीय इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को, जो रातों दिन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको किसी भी एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया और सीधे सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया। मैं मानता हूं कि हमारे पास
तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस विधानसभा सीट को जीत सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह देखना होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 2022 में दारा सिंह चौहान जी जब विधायक बने थे तो करीब 1,10,12,000 वोट पाए हुए थे। तो इस तरह से पार्टी के दिमाग में भाई इतना वोट पाया। विजय राजभर भी जीते थे, विजय राजभर जी जीते थे। उपचुनाव जो है फागू सिंह चौहान जी महामहिम के इस्तीफा देने के बाद, उनके गवर्नर बनने के बाद विजय राजभर वो चुनाव जीते थे और उसी घोषी से चुनाव जीते थे विजय राजभर जी। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जब हम लोग जीते थे तो हम लोग 86,000 वोट पाए थे, लेकिन दारा सिंह चौहान कहीं न कहीं 1,10,12,000 वोट पाए थे। तो पार्टी के दिमाग में यह रहता है कि कौन ज्यादा वोट पाया है, अगर यह ज्यादा वोट पाया है इसको लड़ाया जाएगा तो हमारा लाभ रहेगा। और रही बात, यानी भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लाभ की राजनीति करती है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की राजनीति नहीं करती। जीतने के लिए लाभ की राजनीति नहीं, इसमें जीतने में लाभ की बात नहीं है। जीतने में यह बात है कि हमारे पास सदस्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यदि कीचड़ को साफ करना है तो आपको पोखरे में उतरना पड़ेगा। जब कीचड़ में जाएंगे तभी उसमें से गंदगी को साफ करेंगे। तो इसके लिए जैसे भारतीय राजनीति में जो गंदगियां व्याप्त थी, मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। भारत और इंडिया की जो आपने बात किया, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और गद्दार पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ किया। और उस समय जब कारगिल में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, जिसे कि अपरोक्ष युद्ध की संज्ञा दी गई, उस युद्ध में उस समय, आज जो इजराइल के हालात है आप देख सकते हैं, उस समय इजराइल ने करीब 32-33 मुस्लिम देश उस समय भारत के खिलाफ थे, पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। उस समय इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा था कि मैं छोटे भाई के रूप में, इजराइल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और उसमें कांग्रेस के लोग प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम हमास के साथ हैं, लेकिन वही इजराइल ने, हम उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। आज हमें सिर्फ घोषी लोकसभा पे चर्चा करना है कि क्या इस बार कोई बाहरी को टिकट मिलेगा या कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाएगा। देखिए, टिकट तो कार्यकर्ता को ही मिलेगा। यह आप मान के चलिए कि 2024 में घोषी लोकसभा से, घोषी लोकसभा के अंतर्गत रहने वाला कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है और एक दो बड़े नाम हमारे पास नहीं है। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि भारतीय समाज पार्टी को जो है सीट जाएगी, ऐसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे, चर्चा ये भी है घोषी लोकसभा को लेकर के। देखिए, यह तो रही दिल्ली की बात। जनता है, कयास लगाती है, और संगठन है, संगठन जो निर्णय लेगा, हम कार्यकर्ता है उसके साथ रहेंगे। अब यदि संगठन तय कर लेता है कि गठबंधन में ये सीट देनी है, किस गठबंधन को देना है, हमारा बहुत सारे लोगों से गठबंधन है ना, हमारा अनुप्रिया पटेल के अपना दल से गठबंधन है। लेकिन अपना दल ने कभी यहाँ दावा नहीं किया है, अपना दल ने कभी घोषी लोकसभा नहीं मांगा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की निगाह हमेशा घोषी लोकसभा में रही है। भाई यह देखिए, यह आप खबर नवीस लोग कह सकते हैं कि उनकी निगाह हमेशा यहाँ रही है। भाई किसी की निगाह, जो आज की राजनीति चल रही है, किसी भी दल की बात मैं करता हूं, लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, तो आखिर में आप इस सीट को अगर मांगेंगे तो आपके अपने जाति का आंकड़ा होना चाहिए ना। अगर उस आधार पे देखा जाए तो पूरे लोकसभा में मुसलमान को यदि हटा दिया जाए और एससी में हरिजन को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा वोट घोषी विधानसभा लोकसभा में क्षत्रियों का 2,86,000 वोट है। तो इसका क्या मतलब कि सारे दल क्षत्रिय ही चुनाव लड़ाएंगे? और राजभरों की संख्या कितनी है भाई पूरे लोकसभा में? लेकिन हरिनारायण राजभर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सांसद रह चुके हैं। हरिनारायण अगर इसके पहले भी हम चलें तो समाजवादी पार्टी ने एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे, शायद उनका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, मैं विस्मृत कर रहा हूं, उनको भी टिकट दिया और वो भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। राजभर जी थे समाजवादी पार्टी से, जो कन्हैया इंटरमीडिएट कॉलेज भिंड में अध्यापक थे, और समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और वह चुनाव यहां से जीत गए। देखिए, बता तो रहा हूं कि आज की राजनीति शुद्ध रूप से जातिगत राजनीति चल रही है। वोट किस बिरादरी का कितना है इसका कोई मतलब थोड़े रह गया है। पार्टी कौन सी बढ़िया चुनाव लड़ रही है। आज के 24 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी दल की हैसियत नहीं है कि अकेले खड़ा होकर चुनाव लड़ ले। और हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि हमारे गठबंधन से घबरा करके इंडिया नामक एक गठबंधन विपक्ष ने बनाया है, जिसमें 28-30 दलों
का एक मेला लगा हुआ है। जैसे बरसात के दिनों में आप देखते होंगे नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में कोई मोटा डंडा चाहे कोई केला का पत्ता बहता हुआ जाता है तो तरह तरह के जीव जंतु देखेंगे जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन उस बाढ़ से बचने के लिए एक जगह सवार हो जाते हैं। वही आज की राजनीति में भारत, ये दूसरा मुद्दा है। बीजेपी के साथ भी एनडीए में तमाम घटक दल शामिल हैं, इंडिया में भी तमाम घटक दल शामिल हैं। हमारा गठबंधन तो देखिए, इंडिया का पहला गठबंधन से चल रहा है। अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला रिजल्ट भी आ गया और घोषी उपचुनाव भी इंडिया जीत करके चली गई। वो इंडिया और भाजपा की घोषी का चुनाव का कोई मतलब नहीं था। उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव के हारने जीतने से न उत्तर प्रदेश के राजनीति पे कोई असर पड़ना था, न देश के राजनीति पे कोई असर पड़ना था। न तो उससे हमारी सरकार जाने वाली थी, न उससे हमारी सरकार को कोई नुकसान होने वाला था। जैसे उपचुनाव के रिजल्ट आते जाते रहते हैं, उससे कोई लेना देना। हम आपको ले चलेंगे, बस 1 मिनट में हम अपनी बात खत्म करेंगे। हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में। आज वहां जो है 2 अक्टूबर को जो घटना घटी थी कि एक परिवार की 5 लोगों की हत्या हो जाती है, एक परिवार से एक आदमी की हत्या हो जाती है। उस हत्या के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा विवाद का घर है, वह जमीनी हकीकत है। लेकिन आज अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे हुए थे, तमाम राजनीतिक दल के लोग वहां जा रहे हैं। अखिलेश जी का रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में जाना आप किस राजनीतिक वे में देख रहे हैं? देखिए, वह राजनीतिक वे लोगों के लिए होगा। यह जो घटना घटी है, मैं इसकी निंदा करता हूं और सीधे सीधे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करता हूं। ये केवल देवरिया की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, संज्ञान में नहीं आ पाता है। यह ऐसे समय हुआ है और बड़ी घटना हो गई, 6 हत्या एक दिन में 1 घंटे के अंतराल पे हो जाती हैं। इसमें सीधे सीधे जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी वजह से, उनकी अकर्मण्यता की वजह से यह घटना हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच करा करके, अगर जरूरत हो सीबीआई जांच भी करा सकते हैं। सीबीआई जांच की जरूरतें नहीं पड़ेगी, जनरल कोई छोटा एक कमेटी बना के उसकी जांच करा ले और जो भी इसमें कर्मचारी संलिप्त रहे सबको तत्काल कार्य मुक्त करके और उनको जेल के अंदर डाला जाए, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। तो आप सुन रहे थे संतोष सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, झारखंड की भी राजनीति के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और नई कमेटी में भी आपके आने की अति संभावना है। आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के भी प्रबल दावेदार रह चुके हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि देवरिया की जो घटना है, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही, उनकी उदासीनता और कचहरियों में पड़े हुए